गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्वेल्थ हिंदी मीडियम का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पहला वीडियो हम यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। एक और उसके नोट्स भी हम ग्रुप के अंदर अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, और आज से कंटिन्यू आपको राइट डाउन करना है। आपको नोट्स ग्रुप के अंदर प्रोवाइड हो जाएंगे, जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आप लिखते रहना है आपको साथ साथ, ठीक है। देखिएगा, जो हम पढ़ा चुके हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि जो आपका ट्वेल्थ क्लास का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर हिंदी मीडियम की अगर हम बात करें तो वो चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के नाम से है, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है, अगर हम उसकी बात करें तो जो पहला टॉपिक है वो स्थिर वैद्युतिकी है। स्थिर वैद्युतिकी के बारे में हमने बात कर चुके थे कि फिजिक्स की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर किसी स्थिर आवेश के गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। देखो, नाम से ही पता लग रहा है कि स्थिर यानी रेस्ट। तो जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती हैं, उनकी जो स्टडी होती है वो किस में होती है? स्थिर वैद्युतिकी में। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें इसकी, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है विद्युत आवेश, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको चार्ज। विद्युत आवेश क्या होता है? आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। विद्युत क्षेत्र को हम ई से लिखते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से लिखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आवेश के प्रकार की, तो आवेश बच्चों दो तरह का होता है। अब देखिएगा, एक साइंटिस्ट थे, मैंने बोला था बेंजामिन फ्रैंकलिन। आपको ये नाम याद रखना है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को दो तरह से विभाजित किया। कौन कौन से आवेश? अगर हम उनकी बात करें तो एक आवेश होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश किसने विभाजित किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगर हम बात करें नेक्स्ट कि जब भी कोई वस्तु आवेशित होती है, यानी उसके ऊपर चाहे धनात्मक आवेश आए या ऋणात्मक आवेश आए, तो जब भी कोई वस्तु आवेशित होती है तो आवेशन के दौरान केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। यानी कोई वस्तु ऐसे जो बी में जा रहे हैं वो क्या जाएंगे? इलेक्ट्रॉन जाएंगे। यानी जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है, त्याग करती है, वो पॉजिटिव बन जाती है, धनात्मक बन जाती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वो क्या बन जाती है? ऋणात्मक हो जाती है। अब क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि सर प्रोटॉन क्यों भाग नहीं लेते, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रोटॉन क्यों नहीं जाते, इलेक्ट्रॉन ही क्यों जाते हैं? तो इसका आंसर है बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी एटम की बाहरी कक्षा में होते हैं। आपने एटम की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी। अगर हम किसी भी परमाणु की या किसी भी अणु की स्ट्रक्चर पढ़ें तो ऐसे क्या होती है, उनके अंदर क्लास होती हैं, ऐसे KLMN क्लास होती हैं। और आपको पता है क्लासेस के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, आप 2n² फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा, जो आउट मोस्ट सेल होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इसलिए नाभिक से प्रोटॉन तो नहीं जा सकते, इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं? एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखना है आपको कि हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र क्यों हो पाते हैं। अब आवेश का चिन्ह की बात करें तो आवेश को बच्चों क्यू से लिखते हैं। आप कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिएगा, आवेश का मात्रक, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि आवेश का जो मात्रक है वो क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक है ना। एक साइंटिस्ट थे कूलाम, उनके नाम पर क्या दिया गया? इसका नाम कूलाम दिया। हम पढ़ेंगे आगे, कूलाम ने एक लॉ दिया था, एक नियम दिया था जिसको हम कूलाम का नियम कहते हैं। वो दो चार्जों के बीच में, दो आवेशों के बीच में बल को बताता है। तो आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और उसको हम किससे लिखते हैं? C से लिखते हैं बच्चों।
जो CGS मात्रक होता है उसको हम किससे लिखते हैं, स्टेट कूलाम, और दूसरा नाम क्या है, फ्रैंकलिन। बच्चों आपने 11th क्लास का याद हो तो हमने जब मात्रक वाला चैप्टर पढ़ाया था तो 3 तरह के हम बताए थे, एक होता है MKS, एक होता है FPS और एक होता है CGS। 3 तरह की जो पद्धति थी हमने डिस्कस की थी 11th क्लास के अंदर, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो MKS है इसी पद्धति को हम क्या बोलते हैं, SI पद्धति बोलते हैं। MKS पद्धति को ही क्या बोलते हैं हम, SI पद्धति बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि SI में पूछे यानी वो किस में पूछ रहा है, MKS में। अब देखिएगा कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। ये ध्यान रखना, फैराडे, और एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं, 96,500, 96,500 कूलाम होते हैं। और जो आवेश आपके न्यूमेरिकल में आएंगे, आपके जो क्वेश्चनों में आएंगे, उनके लिए अन्य मात्रक है कि मिली कूलाम का मतलब होता है 10⁻³ माइक्रो का होता है 10⁻⁻6, पीको का होता है 10⁻⁻12 और नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9 कूलाम, ठीक है। और एक कूलाम है वो 3 × 10⁹, 3 × 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। और आवेश की विमा वो कितनी होती है, M0, L0, T1, A1। अब देखिएगा ये कैसे निकालते हैं, हम इसको बात कर लेते हैं एक बार कि आवेश की जो विमा है। बच्चों आपको पता है कि करंट I, जिसको हम आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, I बराबर होता है Q/T, ठीक है। करंट I बराबर क्या होता है, Q/T। तो यहाँ से देखिए अगर मैं Q लिखूँ, Q = कितना हो जाएगा, I × T हो जाएगा। I क्या होता है, करंट, करंट का आपको पता है कि यूनिट क्या होती है, एम्पियर। आपको 11th क्लास में मैंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ाई थी, ठीक है ना, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। तो उसके अंदर करंट का क्या होता था, एम्पियर, और टी का क्या होता है, सेकंड, ठीक है ना। तो टी, तो यानी एम्पियर की वजह से और की वजह से ए आया है और टी की वजह से क्या आया है, टी आया है। तो यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन है M0, M0 का मतलब द्रव्यमान का कोई भी टर्म्स नहीं है यहाँ पर, L लेंथ की भी कोई टर्म्स नहीं है, केवल I और T है, MLT, ठीक है ना। T कितना है 1 और A कितना है 1। तो हम ये लिख सकते हैं, चाहे A को आप पहले लिख लीजिए बाद में लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो आवेश की विमा हो गई आपके पास। अगर हम बात करें नेक्स्ट आवेश के गुणधर्म, ठीक है, आवेश की प्रॉपर्टी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आवेश के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, ठीक है ना। पहला गुणधर्म क्या है कि आवेशों की योज्यता, योज्यता मीन्स जोड़ना, एडिशन करना, ठीक है। यानी अगर किसी भी निकाय में, जैसे ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी एक निकाय है, इसके अंदर मान लेते कि ये कोई निकाय है, इसके अंदर अलग अलग चार्ज रखे हुए हैं। मान लेते एक चार्ज Q1 है, ये 3Q मान लेते हैं, एक है 4Q है माइनस का मान लेते हैं हम इसको, और एक 7Q है प्लस का। तो यहाँ पर देखिएगा 3 चार्ज रखे हुए हैं, कौन कौन से, 3Q, एक हम मान लेते हैं -2Q, और एक हम मान लेते हैं ये वाला चार्ज, एक ही हो गया, एक हम इसको मान लेते हैं और एक चार्ज ये मान लेते हैं, ठीक है। ये चार्ज मान लेते हैं हम, कितना है 5Q मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे हम, आवेशों की योज्यता के नियम से। योज्यता का मतलब क्या होता है कि प्लस वालों को एक साथ जोड़ेंगे और माइनस वालों को एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा अगर हम प्लस वालों को जोड़ते हैं, ठीक है, तो कितना हो गया, 3 और 5 8 हो गए, और माइनस का कितना है 2, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कुल आवेश कितना बचेगा, 6 बचेगा। यानी जो आवेशों का योग होता है वो कैसे होता है, आवेशों का योग सिंपल बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड, आवेशों की निश्चरता। आवेशों की निश्चरता का मीन्स क्या होता है कि
आवेश किसी भी वस्तु है, अगर ये कोई वस्तु ए है, इसके ऊपर जो चार्ज है, अगर ये वस्तु रेस्ट में है मतलब गति नहीं कर रही है, तो उसका जो आवेश Q है, अगर ये वस्तु गति करने लग जाती है, मोशन में आ जाती है, तब भी इसका आवेश क्या रहेगा, Q। तो हम इससे क्या समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु का जो आवेश है उसकी गति से प्रभावित नहीं होता है। यानी अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तब भी उतना ही चार्ज रहेगा, उसके ऊपर आवेश रहेगा। अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तब भी उतना ही क्या रहेगा, उसके ऊपर आवेश रहेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, आवेशों की निश्चलता का नियम। ठीक है ना। यानी ये मैंने लिख रखा है कि आवेश है, चार्ज है, विराम अवस्था का और गतिशील अवस्था का हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अब तीसरा हम बात करते हैं कि आवेश संरक्षण का नियम। जैसे आपने 9th 10th में पढ़ा होगा कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यानी ऊष्मा संरक्षण का नियम। ठीक है। 11th क्लास में हमने पढ़ा था संवेग संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना, संवेग संरक्षण का नियम। तो देखिए ऐसे ही क्या होता है, आवेश संरक्षण का नियम होता है। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी वस्तु के ऊपर या किसी भी सिस्टम के ऊपर कुल आवेश वो हमेशा कैसा रहेगा, संरक्षित रहेगा। संरक्षित मतलब हम आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या कर सकते हैं, हम परिवर्तित ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको आदान प्रदान कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो आवेश कैसी राशि है, संरक्षित राशि है। जैसे इसमें समझा रखा है आपको कि जैसे ये एक रेडियो एक्टिव एग्जाम्पल है, इसमें यूरेनियम 92-238 का यूज किया गया है। अब देखिएगा प्रारंभिक केस में यानी शुरू में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितने, यहाँ पर 92 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये यूरेनियम नाभिकीय अभिक्रिया के द्वारा थोरियम और अल्फा पार्टिकल में बदल गया, किस में बदल गया, थोरियम और अल्फा पार्टिकल में बदल गया, तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 90 इसके और 2 इसके, वापस से कितने हो गए, 92। यानी शुरू में भी 92 थे, 92 थे, और लास्ट में भी कितने थे, 92। यानी आवेश हमेशा क्या रहता है, समान रहता है, आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है आवेश का क्वांटीकरण। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं हम इसको चार्ज की, कि आवेश का क्वांटीकरण क्या कहलाता है या क्या होता है। देखिएगा मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ आपको कि आवेश का क्वांटीकरण को के बारे में अगर हम बात करें, देखिएगा जैसे मान लेते हैं क्या होता है क्वांटीकरण। जैसे आपके पास एक वस्तु ए है और दूसरी वस्तु बी है। जब भी एक वस्तु ए से, जब भी वस्तु ए इसको इलेक्ट्रॉन देगी, बी वाली वस्तु को मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, तो या तो ये वस्तु 1 इलेक्ट्रॉन देगी या फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, इस तरह से n इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है ना। इसका मीन्स क्या हुआ कि जब भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है तो वो पूर्ण गुण एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। इसका मीन्स क्या हो गया कि जब एक वस्तु ए से और बी में जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि हाफ इलेक्ट्रॉन चला गया, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। 1/2 भी पॉसिबल नहीं है, हमेशा कंप्लीट जाएगा, या तो 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 10 जाएंगे, 100 जाएंगे, इस तरह से। इसका मीन्स क्या हो गया कि जो चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है Q वो किसके बराबर होगा, NE के बराबर। यानी यहाँ पर n है वो क्या है, 1 2 3 4, इस तरह से हो सकता है। पॉइंटों में या भिन्न के रूप में, डेसिमल के रूप में या भिन्न के रूप में कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं कि किसी भी वस्तु पर जो कुल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के बराबर चार्ज होता है। ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वांटीकरण होगी प्रॉपर्टी आवेश। अब देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ जुड़ा होता है। यानी किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान 0 है
तो उसका आवेश भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। लेकिन इसका उल्टा संभव है कि बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। जैसे न्यूट्रॉन आप पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन के पास कोई भी आवेश नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, उसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि जो स्थिर आवेश है, ये आप जब 3rd चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि स्थिर आवेश है वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर कोई चार्ज Q स्थिर अवस्था में रखा हुआ है तो वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर वो कैसे रखा हुआ है, रेस्ट में रखा हुआ है, तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को ई से लिखा जाता है। अगर चार्ज मोशन में है, कैसे है, मोशन में है, यानी एक समान वेग से गति कर रहा है, तो वो कौन कौन से फील्ड उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर चार्ज त्वरित गति में है, एक्सीलरेटेड त्वरित गति में है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा, उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये भी उत्पन्न करेगा। ठीक है, तीनों चीज उत्पन्न करता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी चार्ज होता है स्थिर अवस्था में इलेक्ट्रिक फील्ड, गतिशील अवस्था में इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र, और त्वरित अवस्था में विद्युत क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तीनों उत्पन्न करता है। अगर हम बात करें, ये तो आपको पता है 10th क्लास में समान आवेश होते हैं, समान चार्ज होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। असमान चार्ज होते हैं, समान चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान चार्ज हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, इतना ही एक प्रोटॉन के ऊपर होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब देखिएगा, आज का हम स्टार्ट करते हैं आवेशन का प्रकार, यानी किसी वस्तु को हम आवेशित कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, आपके पास 3 तरीके हैं आवेशन के। पहला है घर्षण के द्वारा आवेशन। घर्षण का मीन्स क्या होता है, अगर 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे आप अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो हाथ क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। ऐसे ही अगर हम और एग्जाम्पल लें, जैसे आपके सूखे बालों में किसी पेन को रगड़ते हैं कुछ देर के लिए, और उस पेन को जब आप धूल के कणों के पास लेके जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो छोटे छोटे धूल के कण हैं उस पेन को चिपक जाते हैं। तो ये पेन के अंदर उन धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण कहाँ से आया। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जैसे ही आप अपना हाथ टीवी की स्क्रीन के पास लेके जाते हैं तो आपकी जो हेयर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। तो टीवी की स्क्रीन द्वारा हेयर्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी कहाँ से आई, तो ये एक्चुअल में किसके द्वारा होता है, घर्षण के द्वारा। अब घर्षण के द्वारा कैसे होता है कि जब भी 2 वस्तुओं को आपस में एक दूसरे को रगड़ा जाता है तो क्या होता है कि जिस वस्तु का कार्यफलन, ये ध्यान रखना कि जिस वस्तु का कार्यफलन वर्क फंक्शन कम होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती है और धनात्मक हो जाती है, और जिसका कार्यफलन ज़्यादा होता है वो क्या करती है, उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है और वो क्या बन जाती है, ऋणात्मक बन जाती है। ठीक है, तो घर्षण के द्वारा आवेश ऐसे होता है। जैसे अगर आप कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनात्मक हो जाएगी और रेशम का कपड़ा कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। इसी के अलावा अगर हम और एग्जाम्पल लें कि जैसे बिल्ली की खाल को आप प्लास्टिक की छड़ या एबोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं तो भी एबोनाइट एक पदार्थ होता है वो ऋणात्मक हो जाएगा, और बिल्ली की खाल है वो कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। ऐसे ऊनी कपड़े का और एम्बर के एबोनाइट के भी क्या है, ग्रुप है, ये आपको याद रखने हैं। तो ये तो बच्चों हो गया फर्स्ट, किसके द्वारा, घर्षण के द्वारा आवेशन। ठीक है ना। अब दूसरा तरीका हम आवेश को कैसे करेंगे, चालन के द्वारा यानी स्पर्श के द्वारा आवेशन। देखिएगा इसमें कैसे कि जैसे आपके पास 2 चालक गोले हैं, लेकिन इस पहले वाले गोले के ऊपर कोई आवेश नहीं है, दूसरे वाले के ऊपर धनात्मक आवेश है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों गोलों को आपस में टच कराते हैं, एक दूसरे को स्पर्श कराते हैं।
स्पर्श कराने से क्या होगा कि जो पहले इस वाले गोले पर जितना धनात्मक आवेश था, कुछ आवेश दूसरे वाले गोले पर भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखिएगा इसका मतलब यहाँ से ये ध्यान रखना है, अगर ये दोनों गोले बराबर हैं, मतलब दोनों की साइज भी एक जैसी है और दोनों सेम मटेरियल से यानी समान चालक पदार्थ से बने हुए हैं, तो दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो कैसा होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी होती है। तो देखो यहाँ से क्या हो गया, स्पर्श कराने से क्या हो गया, दोनों गोले आवेशित हो गए। पहले ये गोला कैसा था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। नेक्स्ट है प्रेरण के द्वारा आवेशन, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेरण के द्वारा यानी इसको हम बिना स्पर्श किए भी कर सकते हैं, बिना स्पर्श किए बिना ही, स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है, प्रेरण के द्वारा आवेशन क्या होता है कि एक वस्तु को बिना स्पर्श किए ही आवेशित करना प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। अब देखिएगा इसका एग्जाम्पल देखिएगा कि आपसे क्या कह रहा है कि जैसे मान लेते हैं कि एक ये वस्तु है, एक कोई गोला है चालक, इसके ऊपर जितना धनात्मक आवेश है उतना ही क्या है, ऋणात्मक आवेश है। इसका मीन्स क्या हुआ कि ये गोला कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया, क्योंकि जितना धनात्मक उतना ही ऋणात्मक, तो मीन्स कैसा हो गया, उदासीन हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस गोले के पास एक माइनस की चार्ज छड़ लेके आते हैं। जब माइनस चार्ज छड़ लेके आएंगे तो क्या होगा कि इस गोले के जो प्लस आयन है माइनस की वजह से क्या होंगे, उसकी ओर खिंच जाएंगे, यानी अट्रैक्शन हो जाएगा। और जो माइनस चार्ज है वो क्या हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे, क्योंकि लाइक चार्ज यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस गोले को ग्राउंडेड कर देते हैं, मतलब भू संपर्कित कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज था इस डायरेक्शन में, ये सारा क्या हो गया, ग्राउंड में चला गया, पृथ्वी में चला गया, जिससे क्या हो गया, इसके ऊपर केवल धनात्मक चार्ज बचा। अब हम फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं कि जो ये रोड थी नेगेटिव, उसको भी हटा लेते हैं और ये जो वायर था इसको भी हटा देते हैं। तो अब क्या हो गया, इसके ऊपर केवल धनात्मक आवेश ही शेष रहा। तो ये क्या हो गया, इंडक्शन के द्वारा यानी प्रेरण के द्वारा चार्जिंग। ये मैंने लिख रखे हैं उनकी प्रोसेस, आप पढ़ लेना, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा आज का स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1885 में, ठीक है ना, एक साइंटिस्ट थे कूलाम। वैसे कूलाम क्या होता है, चार्ज की यूनिट होती है, आपको याद हो तो इसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। तो देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है कि कूलाम के नियम के बारे में हम बात करते हैं। पहले देखिएगा कूलाम का नियम क्या कहता है कि अगर दो चार्ज Q1 और Q2, एक तो क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पॉइंट चार्ज मतलब जो सारा चार्ज है वो एक छोटे से एरिया पर ही क्या होना चाहिए, कंसंट्रेट होना चाहिए, मतलब सिंगल पॉइंट पे होना चाहिए। तो मान लेते ये दो चार्ज Q1 और Q2 रखे हुए हैं, और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों चार्ज रेस्ट में होने चाहिए, मतलब गतिशील अवस्था में चार्ज नहीं होने चाहिए। तो कूलाम ने दो स्थिर अवस्था में रखे चार्जों के बीच किसको बताया था, बल को बताया था, फोर्स को बताया था। तो उसी को क्या कहते हैं, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं भी दो बिंदु चार्जों के बीच, बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है F, वो किसके समानुपाती होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यहाँ से क्या हो गया कि इन दोनों चार्जों के बीच जो लगने वाला बल था वो किसके समानुपाती हो गया, दोनों चार्जों के गुणनफल। ये एक्चुअल में क्या है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम इनको, गुणनफल है। ठीक है ना। अब देखिएगा सेकंड बात करें कि जो पहला तो क्या दिया उसने कि जो बल है F है वो किसके समानुपाती होता है, Q1 और Q2 के गुणनफल के। दूसरा उसने कहा कि जो Q1 और Q2 रखे हुए हैं, मान लेते ये R दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनकी बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये उसने दूसरा नियम दिया। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, F किसके समानुपाती होता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और बच्चों जब भी ये समानुपाती चिन्ह हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है ना, एप्सिलॉन नोट। ठीक है, ये एक किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है।
तो ये लिखा हुआ है कि कूलाम के नियम से एक तो किसके समानुपाती होता है, दोनों से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर जो इसको ही के बोलते हैं, ये एक नियतांक है और जिसका मान कितना होता है 9 गुणा में 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है ना। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपसे पूछी जाती है तो कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट की जो विमा है वो आपको याद रखनी है -1 m-1 l-3 t4 a2। अब एप्सिलॉन नॉट का जो मान है या के का मान है वो किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर। इसका मीन्स क्या हुआ, अगर दोनों चार्ज के बीच में एयर के अलावा अगर कोई दूसरा माध्यम फिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बल का मान भी परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिएगा परावैद्युतांक नया टॉपिक है, डाइलेक्ट्रिक परावैद्युतांक, ठीक है। परावैद्युतांक क्या होता है, देखो आपको पता है अगर कोई भी दो आवेश हवा में एक दूसरे के रखे हुए हैं, एक दूसरे के पास रखे हैं, यानी उन दोनों के बीच में जो माध्यम है वो क्या है, हवा है या निर्वात है, तो उनके बीच में जो लगने वाला बल है वो F नोट कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम इन दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रख देते हैं तो उनके ऊपर जो बल है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन नोट की बजाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा यहाँ पे, जो नोट बोलते हैं जिसको। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा F नोट अपॉन FM, यानी जब दोनों चार्ज के बीच का जो माध्यम हवा है, यानी निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल और किसी माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाले बल का अनुपात ही क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है, ठीक है। तो परावैद्युतांक क्या होता है कि किसी भी आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल तथा किसी माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को क्या कहते हैं, हम परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण हो गया, यानी सदिश की फॉर्म में हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो दोनों चार्ज हैं, जितना चार्ज पहला चार्ज दूसरे पर जितना बल लगाता है उतना ही चार्ज दूसरा पहले पे बल लगाता है, यानी कूलाम का नियम है न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। ये आपको कुछ पॉइंट है जिनको ध्यान रखना है आपको कि कूलाम का नियम है केवल स्थिर आवेशों पर लगता है, गतिशील आवेशों पर नहीं लगता, ये हमने बता दिया। कूलाम का नियम 10⁻⁻15 इस दूरी से कम पर एक्टिव नहीं हो पाएगा, ठीक है। और किसी भी दो चार्ज जैसे Q1 और Q2 के बीच जो बल लग रहा है वो किसी तीसरे चार्ज के द्वारा अप्रभावी रहेगा, यानी इन दोनों के मध्य जो लगने वाला बल है उसके ऊपर तीसरे वाले चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। कूलाम बल एक संरक्षी बल है, संरक्षी बल मतलब यह पाथ पर निर्भर नहीं करता है, ये प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। और कूलाम नियम है वो व्युत्क्रम वर्ग को फॉलो करता है, व्युत्क्रम वर्ग मतलब दूरी का स्क्वायर, इनवर्सली स्क्वायर को क्या करता है, फॉलो। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट या ग्रुप के अंदर भी आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं और इनको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।